Hey, so hello and welcome back everyone to this capsule batch of JIGL. We are going to do a beautiful chapter today, that is law relating to crime and its procedure. This chapter has a lot of marks for your examination. It has a lot of weightage and a lot of questions can be seen from this chapter. Notes जो है मैंने आपका अपलोड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो. ओपन द नोट्स, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा चीज़ कौन सा टॉपिक किस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, एंड देन यू कैन फॉलो इट. कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स नहीं डाउनलोड किया है वो काइंडली अभी व्हाट्सएप से नोट्स डाउनलोड कर ले. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करो व्हाट्सएप, डाउनलोड द नोट्स एंड देन कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर इन अ वेरी वेरी super examination concentric manner. Okay. Okay. लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर. अगर आप बहुत नए हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट लाइक टू दिस वीडियो सो दैट ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे. ओके, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर. आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन फ्यू बेसिक थिंग्स फर्स्ट, उसके बाद हम लोग जाएंगे. ठीक है. तो ये वीडियो उनके लिए है जो जिनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता. ठीक, तो उनको आज सब कुछ आने वाला है दोस्तों. देखो अच्छे से. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है प्रोसीजर. ये है कंसेप्ट. ठीक. अब ये जो पुराना सिलेबस था ना, पुराने सिलेबस में क्या था? हम लोग पढ़ते थे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड. हम लोग पढ़ते थे सीआरपीसी, सीआरपीसी जो कि है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. फिर हम लोग पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट. ये हम लोग पढ़ते थे प्रीवियस सिलेबस में. आज के टाइम पे भैया ये पूरा चेंज हो चुका है. आईपीसी बन चुका है, बीएनएस, सीआरपीसी बन चुका है, बीएनएसएस, एंड एविडेंस एक्ट बन चुका है, बीएसए. ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके. अब ये जो बीएनएस है इसका मतलब क्या होता है? बीएनएस होता है भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, भारतीय न्याय संहिता. ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता. बीएनएसएस क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. एंड बीएसए क्या है बताओ? भारतीय साक्ष्य. साक्ष्य मतलब क्या होता है? एविडेंस. ठीक है, अधिनियम. ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ये तीन चीज जो है रिप्लेस कर दिया है इनको. ठीक. लेकिन फिर भी जब आपके जेआईजीएल के चैप्टर आप लोग पढ़ने जाओगे, आप लोग देखोगे लिखा है लॉ रिलेटिंग टू. ऐसा नहीं लिखा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऐसा नहीं लिखा. पहले हम लोग पढ़ते थे कि हाउ दिस कोड इज डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट, हाउ कोड इज डिफरेंट फ्रॉम एन. आज के डेट पे वो जरूरी नहीं है इस जगह पे पढ़ने के लिए. क्यों? क्योंकि कोड निकल चुका है, हट चुका है. कोड वोड नहीं है, कुछ नहीं है. कोड पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ था. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लॉज इक्वल्स टू अ कोड. अंडरस्टूड? अब ये कोड नहीं है. इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड नहीं है, अब सीधा है नियम. समझ में आ रहा है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. समझ में आ चुका है? ये रिप्लेस कर चुका है. तो आज के डेट में जब आप लोग पढ़ोगे ये आपको दिखेगा इंडियन पेनल कोड ऐसा कुछ नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसा कुछ नहीं. आपको लिखा होगा लॉ रिलेटिंग टू. इसलिए आज के चैप्टर का जो नाम है वो है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर. इस चैप्टर में क्या कवर है? इस चैप्टर में कवर है आपका बीएनएस एंड बीएनएसएस. ये कवर्ड है आपके सिलेबस में इस चैप्टर में. टोटली आप यही पढ़ने वाले हो. ठीक. और एविडेंस एक्ट का तो अलग से आपका चैप्टर है ही. एक चीज आप अगर ध्यान रखोगे, इस चीज को कंफ्यूजन में नहीं लाना है. एक होता है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड. इसको जैसे हम लोग ने इन चीजों को पूरा एकदम उखाड़ के फेंक दिया ना, इसको फेंका नहीं गया. इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आया है लेकिन इसको फेंका नहीं गया है. सिविल प्रोसीजर कोड वे जैसा है वैसा ही है. सिविल प्रोसीजर याद रखियो. ठीक. चेंज क्या हुआ है? पेनल कोड चेंज हुआ है एंड क्रिमिनल का जो प्रोसीजर है वो चेंज हुआ है. पेनल कोड मतलब पेनल्टी वगैरह. पेनल्टी वगैरह में बहुत चेंजेस आया है. ठीक है, कि किसको आप कैपिटल पनिशमेंट दोगे, किसको आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दोगे, ये सारा चीज ये हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं. क्या ये समझ में आ चुका है? इतना पूरा बेसिक क्लियर हो चुका है? ठीक है. अच्छा, समझो एक चीज. सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पे नोट्स पे. ठीक.
ये जो आपका भारतीय न्याय संहिता है ये आया है, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। ठीक, याद रखियो। ऑब्जेक्टिव क्या है बीएनएस का? न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम। ठीक है, इनकॉर्पोरेट न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब इसकी इनकॉर्पोरेशन में जो है घुसा दिया है। समझ में आ रहा है? आईपीसी के अंदर घुसा दिया। अब आईपीसी हम लोग बार बार नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? बीएनएस कहेंगे। याद रखना इस चीज को, इसको आपके डीएनए से हटाना होगा आईपीसी। ठीक है, यू हैव टू से बीएनएस। अंडरस्टूड? बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता। याद रखियो। ओके, तो इसमें क्या आया है? नए नए जो क्राइम्स होते हैं ना, साइबर क्राइम वगैरह, ये तो पहले नहीं था। आज के डेट में कितने साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है। साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये घुसा दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रोमोट किया है ह्यूमन के राइट्स को, जस्टिस को एंड फेयरनेस को। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे नियम निकाला है, जस्टिस एंड फेयरनेस के ऊपर भी। हम लोगों ने कम्युनिटी सर्विस जो है ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस, अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, जो बेसिकली आप लोग बाहर देश के कंट्री में देखते थे। ठीक है, इंडिया में नहीं, ये हम लोग नॉर्मली यूएस वगैरह में ये बहुत चलता है। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस मतलब कर लो, तुमको चोरी करते हुए पकड़ा गया, तुम चोरी करते हुए पकड़े गए, ठीक है, तुमको जेल में नहीं डालेंगे, तुमको बोलेंगे कि 7 दिन तुम किसी भी स्ट्रीट को प्रॉपरली क्लीन रखोगे, तुमको कचरा उठाना है स्ट्रीट से। समझ में आ रहा है? ये होता है कम्युनिटी सर्विस, नाला साफ करा देंगे तुमसे। समझ में आ रहा है? जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हो, कम्युनिटी के टुवर्ड्स एक सर्विस हो, वो होता है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, चलो। अच्छा, जो तुम्हारा ऑब्सलीट एंड रिडंडेंट ऑफेंसेस है उसको रिमूव करना, मतलब जो ऑफेंसेस पहले था अब के डेट पे जो है ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि न्यू लॉ आ चुका है, उसको रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये टोटल चेंजेस हुआ है तुम्हारे बीएनएस के अंदर। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आपके पेनल लॉस चेंज होना चालू कर दिया है एंड जो कॉलोनियल लेगेसी है उससे हम लोग हट रहे हैं। जो कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि देखो इंडिया में वी वर्क इन अ डिफरेंट वे। अगर आप यूएस में जो पनिशमेंट इंडिया में सेम पनिशमेंट दोगे देन इट विल नॉट सर्व द सोसाइटी। पनिशमेंट देने का मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि जो जिस बंदे को पनिश किया जा रहा है वो सुधर जाए। लेकिन अगर आप उनके लोग का नेचर अलग होता है, हमारे लोगों का नेचर अलग है, हमारे एथिक्स अलग है, हमारे कस्टम्स अलग है, हमारे सब कुछ अलग है। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से हमारे साइकोलॉजी को पढ़ते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए न्यू लॉ लाया गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट विल सर्व द पर्पस। समझ में आ चुका है? चलो, ये है तुम्हारा बीएनएस। अच्छा, फिर हम लोग सीधा जाएंगे। बीएनएस के अंदर कंसेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में बताया गया है। क्या बताया? कंसेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में। क्राइम क्या होता है? क्राइम इज अ सोशल रॉन्ग। क्राइम क्या होता है? इज अ सोशल रॉन्ग, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड कंसिडर्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिविल रॉन्ग विच अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल राइट्स। अच्छा, क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग जो होता है, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग में क्या डिफरेंसेस है? सिविल रॉन्ग जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होता है। जो भी रॉन्ग हो रहा है किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो रहा है, सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग वो है जो सोसाइटी के ऊपर रॉन्ग, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर लेता है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के हित के अगेंस्ट है, सोसाइटी को आश्चर्यचकित कर देता है कि इस प्रकार से तुम घिनौना एक अपराध कर लिए। समझ में आ रहा है? सिविल रॉन्ग में आ सकता है कि भैया, सिविल रॉन्ग में ऐसा आ सकता है घर में कलेश हो रहा है, ठीक है, या फिर नेबर्स के साथ कलेश हो गया तुम्हारा, तो ये इंडिविजुअल, ये होता है सिविल वाला रॉन्ग। ठीक है, जो रॉन्ग एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट होता है, लेकिन जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है जैसे कि मर्डर, रेप एंड ऑल दिस, ये होता है सोसाइटी के अगेंस्ट, ये होता है क्रिमिनल रॉन्ग। क्या ये समझ में आ चुका है आपको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ओके, ठीक दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट्स पब्लिक ऑर्डर एंड सोशल मोरालिटी। ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ क्या करता है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है एंड सोशल मोरालिटी को प्रोमोट करता है। ओके, क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। दिस इज नो फिक्स्ड रूल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द लेजिस्लेचर डिफाइंस। अच्छा, इसको तुम स्किप कर सकते हो, आगे आ जाओ।
सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस, नेचर क्या है, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल होता है सिविल रॉन्ग, एंड क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है, याद रखना हमेशा। रेमेडी ये है कि तुम कंपेंसेशन कर सकते हो सिविल रॉन्ग में, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में तुम पनिशमेंट देते हो, कंपेंसेशन नहीं होता। यहाँ पे पनिशमेंट प्लस कंपेंसेशन आ सकता है, लेकिन पनिशमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन सिविल रॉन्ग में कंपेंसेशन होता है। समझ में आ रहा है? एक्सीडेंट हो गया, ठीक, गलती से एक्सीडेंट हो गया, अब तुमको जेल में थोड़ी घुसाएंगे क्योंकि मेंस रिया नहीं है वहां पे, है ना। अच्छा चलो, ऑब्जेक्टिव टू एनफोर्स राइट, यहां पे टू डिटर एंड पनिश, ठीक। अच्छा, मेंस रिया का कंसेप्ट मैं यहां पे बता देता हूं आपको, सो दैट बाकी बाकी आगे जाके जो है और इजी हो जाए हमारे लिए। क्रिमिनल ऑफेंस अगर है वो डिटरमाइन करने के लिए हमको डिटरमाइन करना होता है मेंस रिया है कि नहीं। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड, याद रखना। मेंस रिया का मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड, कि तुम्हारे दिमाग में गिल्टी माइंड है कि नहीं। सिविल रॉन्ग क्या है, सिविल रॉन्ग में हम लोग मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड नहीं देखते, और हम लोग क्रिमिनल रॉन्ग में हमेशा गिल्टी माइंड देखते। अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया, ठीक है, पकड़ लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब ये अगर सिविल, देखो सिंपल चीज है, अगर तुम्हारा मेंस रिया है, ठीक है, तुमने एक्सीडेंट किया, ठीक। अब एक्सीडेंट में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या तुमने गिल्टी माइंड के साथ किया या फिर गिल्टी माइंड जो है वो एब्सेंट था, वो एब्सेंट था, ठीक है। पकड़ लो जो इंसान है उसको चोट लगा है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, ठीक, थोड़ा बहुत चोट लगा, क्या तुमने जानबूझ के किया, क्या तुमने एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया, आंसर है यस, तुमने एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया और तुमने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था, ऑटोमेटिकली वो सिविल मैटर में आ जाएगा, सिविल रॉन्ग में आ जाएगा, और सिविल रॉन्ग में हम लोग गिल्टी माइंड नहीं देंगे। अब जब सिविल रॉन्ग में तुमको पनिश करने जाएंगे हम लोग, वहां पे पनिशमेंट नहीं होता, वहां पे होता है कंपेंसेशन। सिविल रॉन्ग में जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा मेंस्ट्रिया है कि नहीं, नहीं। सिविल रॉन्ग में मेंस्ट्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मनशा था नहीं था, एक्सीडेंट हुआ, तुमसे हुआ, तुम भरोगे कंपेंसेशन, हॉस्पिटल का बिल तुम भरोगे, क्या ये समझ में आ रहा है, ये होता है कंपेंसेशन, अंडरस्टूड। जो सिविल रॉन्ग में मेंस्ट्रिया देखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक। क्रिमिनल रॉन्ग है, अब क्रिमिनल रॉन्ग में देखो, क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है कि तुम, क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, क्रिमिनल रॉन्ग में डिफरेंस क्या है कि तुम सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ घिनौना अपराध कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, मर्डर कर दिया तुमने, किसी का मर्डर कर दिया तुमने, ठीक है, अब ये बहुत सीरियस क्राइम होता है, मर्डर करना, किसी को जान से मार देना। अब हम लोग यहाँ पे गिल्टी माइंड देखेंगे, गिल्टी माइंड देखेंगे कि तुमने जो ये मर्डर किया, क्या इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या था, क्या तुमने जानबूझ के मर्डर किया, क्या तुमने जानबूझ के मर्डर नहीं किया, दोनों हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे कि तुम्हारे पीछे गिल्टी माइंड है कि नहीं, क्योंकि मर्डर तो भैया सेल्फ डिफेंस में भी हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, जो सोसाइटी के अगेंस्ट घिनौना अपराध हो रहा हो उसमें हम लोग हमेशा मेंस रिया चेक करेंगे, क्योंकि इससे तुम वापस नहीं आ सकते, ठीक है, इससे तुम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पकड़ लो तुमने सेल्फ डिफेंस पे किसको मार डाला, ठीक है, तुमने सेल्फ डिफेंस पे किसी को मार डाला है, अब जो तुमने सेल्फ डिफेंस पे किसी को मार डाला, तुमको क्या सूली पे चढ़ा देंगे हम लोग, कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे, इससे तुम वापस आ सकते हो, नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है, बहुत सीरियस तुमको पनिशमेंट मिलने वाला है, 10 साल उम्र कैद का सजा होने वाला है, इन सारे पनिशमेंट से क्या तुम वापस आ सकते हो, आंसर नहीं, यू कैन नॉट कम बैक, यू कैन नॉट कम बैक फ्रॉम देयर। यहाँ पे हम लोग मेंस रिया देखते कि तुम्हारा मोटिव क्या था, क्या तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा या फिर तुमने जानबूझ के मर्डर किया, कत्ल किया, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा, क्या बताओ, गिल्टी माइंड। अब तुमको एक चीज समझाता हूं मैं, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तुम रोड एक्सीडेंट्स देखोगे ना, सारे रोड एक्सीडेंट्स में अगर कोई बंदा मर भी जाता है तो तुम देखोगे जो इंसान चला रहा था गाड़ी, कार जो चला रहा था, कभी कभार उस इंसान को छोड़ दिया जाता है, कभी कभार उस इंसान को जो है जेल हो जाता है, ठीक, कोई इंसान को छोड़ दिया जाता है
कोई इंसान को जेल हो जाता है। अब तुम पूछोगे सर रोड एक्सीडेंट था, ये तो सिविल रॉन्ग हो सकता है, क्रिमिनल रॉन्ग कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये एक्सीडेंट था, हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये एक्सीडेंट है, जानबूझ के नहीं है। अब सुनो एक चीज, अगर तुम इंटॉक्सिकेटेड थे, तुम कार में बैठे थे, तुमने इंटॉक्सिकेशन जो है वो इनहेल किया या फिर ड्रिंक किया, जो भी किया, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड थे, तो तुम क्या थे बताओ? तुम केयरलेस थे। क्या थे? तुम केयरलेस थे, तुम बेपरवाह थे। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, यू आर नॉट थिंकिंग कि जो होगा देखा जाएगा, यू आर केयरलेस। ये तुमने जानबूझ के किया कि नहीं बताओ? यस। ये जो तुम केयरलेस में थे, तुम जानबूझ के किया कि नहीं बताओ? आंसर है यस। तो तुमको भैया हम लोग जेल में डाल देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? पकड़ लो, तुम बाइक चला रहे हो या फिर कार चला रहे हो और एक बच्चा जो अचानक खेलते खेलते जंप कर दिया तुम्हारे बाइक के सामने या फिर कार के सामने जंप कर दिया। क्या ये समझ में? बच्चे का गलती है या फिर कोई भी जो इंसान जो है उसने जंप किया तुम्हारे कार के सामने या फिर बाइक के सामने और एक्सीडेंट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? अब जो है देखा जाएगा, फिर भी अगर तुम इंटॉक्सिकेटेड थे तो तुमको तो पकड़ लिया जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तुम इंटॉक्सिकेटेड थे तो इंटॉक्सिकेशन से ड्राइविंग, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है अलाउड नहीं है, तुमको पता ही है। अगर तुम इंटॉक्सिकेटेड नहीं थे तो तुम बच सकते हो ये दिखाकर कि जो है उन इंसान ने जो है ये जंप किया है या फिर उस बच्चे ने जंप किया है, मेरा कोई जो है क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, तो तुमको कंपेंसेशन वगैरह जो है देना होगा। अब बंदा अगर मर गया तो फैमिली को दोगे कंपेंसेशन या फिर हॉस्पिटल के बिल के चार्जेस भरोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो तुमको समझना है आज ही आज, क्रिमिनल ऑफेंस एंड सिविल रॉन्ग, क्योंकि इसके पीछे अगर केस स्टडी दे दिया है एग्जामिनेशन में, तुमको आराम से आना चाहिए विदाउट इवन रिमेंबरिंग। तुमको लेक्चर से याद आना चाहिए कि सर ने ये बोला था कि भैया अगर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई हार्म हो रहा हो तो वो होता है सिविल रॉन्ग, किसी सोसाइटी के अगेंस्ट अगर हार्म हो रहा हो वो होता है क्रिमिनल रॉन्ग, जैसे टेररिस्ट वगैरह। ठीक है, सिविल रॉन्ग में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि तुमने जानबूझ के किया कि नहीं किया, तुमको कंपेंसेशन भरने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। ठीक, और क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं, किसी का मर्डर वगैरह, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा मेंस रिया है कि नहीं। अगर मेंस रिया है तो जाके तुमको पनिशमेंट मिलेगा, वरना छोटे मोटे चार्जेस लगा के छोटे मोटे आपको जो है फाइन वगैरह भर के छोड़ दिया जा सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, सिविल रॉन्ग हमेशा याद रखना, हम लोग राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, अधिकार को इन्फोर्स किया जाता है सिविल रॉन्ग में। क्रिमिनल रॉन्ग में हम लोग पनिशमेंट को देखते हैं कि तो किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको पनिश कैसे करें हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन दिस टू। इज इट क्लियर दोस्तों? बता दो फटाफट, इज इट क्लियर? ये पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। ठीक, अच्छा, ये रिप्लेस किस चीज को रिप्लेस कर दिया बता दो फटाफट? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1937 को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक, पर्पस क्या था? मॉडर्नाइज द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर एंड मेक इट फास्टर, डिजिटल एंड विक्टिम सेंट्रिक। ठीक है, जो विक्टिम है उसको न्याय देने के ऊपर जो है हम लोग इस चीज को बनाए हैं। डिजिटल क्राइम वगैरह जो है वो भी होता है, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने देखे, एंड फास्टर हम लोग इस चीज को एंड कर पाए, न्याय जस्टिस दे पाए, उस चीज के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है। देखो, फोकस एरिया था स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, डिजिटल एविडेंस एंड ई प्रोसीडिंग्स, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम का राइट। तो ये याद कर लेना। ठीक है, ये है प्रोसीजर कोड, जो पहले था अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, चलो दोस्तों देखो, BNS जो है ये एग्जेक्टिव लॉ है, मतलब प्रोसीजरल बेस्ड है कि प्रोसीजर कैसे होता है। जैसे तुम्हारा कोई किसी प्रकार का क्राइम हो गया, ठीक, अब तुम्हारा जो पूरा चलेगा इन्वेस्टिगेशन, वो जो प्रोसीजर है उसके ऊपर है ये BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता याद रखना। ठीक है, प्रोसीजर, क्योंकि पहले क्या था इसका नाम? क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन जो BNS है ये सब्जेक्टिव लॉ है, ये ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, कहता है कि क्या ऑफेंस है, क्या ऑफेंस नहीं है, किसके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगा, ये BNS देखता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इन दोनों को एक साथ हमको पढ़ना होता है, दे मस्ट बी रेड टुगेदर। इसलिए आप देखोगे JIGL के चैप्टर में आपको ये दोनों एक साथ मिलते हैं इस बार। BNS प्रिस्क्राइब ऑफेंसेस, BNSS गिव्स मशीनरी टू एनफोर्स देम। ठीक है, अगर तुमने ऑफेंस किया तो इसको हम लोग कैसे, किस प्रोसीजर से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, वो मशीनरी प्रोवाइड करता है BNSS। देखो, आज के वीडियो का ये मोटिव रहेगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में BNS एंड BNSS का कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे, क्लेरिफिकेशन हो जाए और तुमको समझ में आ जाए कि बहुत ईजी
टर्म्स एंड टॉपिक्स है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है एंड बहुत इजी टर्म्स एंड टॉपिक्स है। अगर तुम सोचोगे सर मेरे को फिर भी याद नहीं होता, याद इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली बार हम लोग हिंदी नाम पढ़ रहे हैं, हिंदी नाम से कुछ याद कर रहे हैं। तुमको ये जो BNS है, भारतीय न्याय संघ, ये तुमको जो है समझ में आ रहा है, कैसे याद करोगे, बार बार रीड करके, बार बार पढ़ के। इसको जितना रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसको DN में बिठाना है, जैसे हम लोगों ने बिठाया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, हम लोगों ने बिठाया है एविडेंस एक्ट को, ठीक है, इन सबको हम लोगों ने बिठाया है अपने DM में। इसको निकाल के हम लोग को अभी इंजेक्ट करना है BNS एंड BNSS। क्या है, समझ में आ चुका है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। जुरिस्डिक्शन बता दो, हमेशा जुरिस्डिक्शन याद रखना, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होगा। टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर BNS, इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब विद इन इंडिया पूरा लागू होगा बाय एनी पर्सन, ठीक है, इंडियन हो फॉरेनर हो सबके ऊपर। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये रहेगा कि BNS ऑल्सो अप्लाइज टू सर्टन ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अगर तुम आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस कर रहे हो तो उसके ऊपर भी, बहुत सारे ऑफेंसेस के ऊपर भी ये लागू हो जाता है। तुमको इंडियन सिटीजन होना होगा तुम्हारे ऊपर लागू होने के लिए। द ऑफेंडर इज एन इंडियन सिटीजन और द ऑफेंस इज कमिटेड ऑन एन इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट। इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर तुमने कुछ किया होगा। और द ऑफेंस टारगेट्स अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि बाहर देश में बैठ के तुम इंडिया में कैसे क्राइम कर सकते हो बताओ? एक ही तरीका है, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर सोर्सेज के जरिए, ठीक है। तो ये सब कवर हो जाता है इसके अंदर। याद रखना, बाहर से तुम्हारा कॉलर पकड़ के लेकर आएंगे इंडिया में, पनिशमेंट देंगे तुमको, ठीक। अच्छा, ओके, फिर देखो सेक्शन 1(4) एंड सेक्शन 1(5) क्या कहता है ऑफ BNS। सेक्शन 1(4) कहता है, सबसेक्शन 4 कहता है, एनी पर्सन लाइबल टू बी ट्राइड अंडर इंडियन लॉ फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, बाहर इंडिया, शैल बी डेल्ट विथ एज इफ द एक्ट वॉज कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई इस प्रकार का अपराध हो रहा हो तो हम लोग इस प्रकार से मानेंगे कि भैया तुमने इंडिया में ही, चाहे तुम इंडिया में बैठे नहीं हो लेकिन इंडिया में ही तुमने ये क्राइम किया है। एनी पर्सन लाइबल टू बी ट्राइड अंडर इंडियन लॉ, ठीक, फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विथ एज इफ द एक्ट वेयर कमिटेड विद इन इंडिया। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो फिर देखो, applies to Indian citizen or any person on Indian registered vessels or aircrafts or to cyber offenses targeting Indian system। क्योंकि तुम cyber offenses वगैरह तुम बाहर देश में, पाकिस्तान में बैठ के करोगे, और कहाँ से बैठ के करोगे, ठीक, चाइना में बैठ के करोगे, बांग्लादेश में बैठ के करोगे भैया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे, एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर इन नेपाल, ही कैन बी ट्राइड इन इंडिया अंडर BNS एज इफ द क्राइम वॉज कमिटेड विद इन इंडिया। याद रखना, ठीक है, ये तुमको एक प्रकार का एग्जाम्पल, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है ना, तो इफ यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री देन डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर BNS जो है लागू होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम BNS का जुरिस्डिक्शन, देखो याद रखो, एग्जेम्पशन हमेशा याद रखो, पहले भी था अब भी है। प्रेसिडेंट गवर्नर आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। याद रखना, प्रेसिडेंट गवर्नर ने अगर किसी को मार भी डाला, ठोक भी डाला, ठीक, समझ में आ रहा है, प्रेसिडेंट गवर्नर ने किसी को मार डाला, लेकिन उस टाइम पे मानना होगा जिस टाइम पे वो लोग ऑफिस होल्ड कर रहे हो। अगर वो लोग रिटायर कर गए तो फिर उसके ऊपर मतलब जो है इस प्रकार का एक्सेप्शन नहीं आता। वो लोग ऑफिस में रहते हुए किसी का मर्डर कर दिया तो भैया छूट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉरेन सॉवरियंस एंड डिप्लोमेट्स, जो फॉरेन सॉवरियंस होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको भी छूट है। एंजॉय इम्यूनिटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ, उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है पनिशमेंट दिया जाता है अगर देना है तो। अगर फॉरेन से बंदा है तो ठीक है, फॉरेन सॉवरियंस एंड डिप्लोमेट्स को, लेकिन इंडिया में BNS के तहत वो लोग एकदम सिक्योर है, ठीक, इम्यून है कह सकते हैं। एक केस लो हम लोग याद कर लेंगे, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। Foreigners are subject to Indian law if the offense has an effect within India. Ignorance of Indian law is no offense। अच्छा, ये जो है ना, ignorance of Indian law is of no defense, ये हर देश में लागू होता है, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, हर देश में लागू होता है। तुम अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, विजिट करने जा रहे हो, चाहे तुम फॉरेनर्स ही हो जाओ, ठीक है, तुम ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो फॉरेनर हूँ, मेरे को यहाँ का लॉ पता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तुमको लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं हम लोग इसको, मतलब जिस ज़मीन पे तुम खड़े हो उसका लॉ तुमको
आना चाहिए, उसको जानना चाहिए। अगर तुम नहीं जानते, क्योंकि दुबई में जब चले जाओगे वहाँ पे लिटरिंग वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, ठीक है। लिटरिंग मतलब चिप्स के पैकेट फेंक दो, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो। तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर तुम आप हमारे हमारे ऊपर 50,000 का फ़ाइन लगा रहे हो, सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, यहाँ का लॉ क्या है। तो उससे तुम बच नहीं सकते, चाहे वो इंडिया में हो जाए बाहर में हो जाए, ठीक। स्टेजेस ऑफ क्राइम देख, बहुत ब्यूटीफुल स्टेजेस ऑफ। सबसे पहले क्या करोगे तुम क्राइम को करने के लिए, कमिट करने, क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं क्राइम में कमिट करने के लिए, बताओ। सबसे पहला है, सबसे पहला स्टेज जो है वो है इंटेंशन होना, तुम्हारे दिमाग में इंटेंशन होना होगा। फिर तुम उस इंटेंशन के तहत प्रिपरेशन करोगे, फिर करोगे अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करने के बाद या तो तुम कमिट करोगे, कमीशन होगा, या तो एकम्प्लिशमेंट होगा, ठीक है। कमीशन एंड एकम्प्लिशमेंट में, कमीशन एकम्प्लिशमेंट में क्या हल्का सा डिफरेंस ये होता है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की, कोशिश जो है ये है कमीशन, एकम्प्लिशमेंट है वो मर गया। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा बहुत हल्का सा वो होता है। ये 4 स्टेजेस होते हैं, हमेशा याद रख लेना, 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। पहला है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड लास्ट जो है वो है कमीशन एंड एकम्प्लिशमेंट। अटेम्प्ट होता है मारने जाना, मतलब तुमने प्लान किया, तुमने अटेम्प्ट किया, प्लान किया, ठीक है। कमीशन मतलब तुमने कमिट कर दिया, उसको जहर दे दिया। अब जहर उसके ऊपर असर हो ना हो, उसके ऊपर आता है तुम्हारा एकम्प्लिशमेंट। अगर मर गया तो असर कर दिया, एकम्प्लिशमेंट हो गया। अगर नहीं असर किया तो बच गया वो बंदा, ठीक है ना। तो वो होता है कमीशन के अंदर। दोनों एक ही प्रकार से देखा जाता है। ऐसा मत सोचो कि एकम्प्लिश हो गया, मर गया तो ज़्यादा पनिशमेंट, नहीं मरा तो कम, ऐसा नहीं है दोस्तों। तुमने कमिट किया क्राइम, मर गया ना मरे, तुमने अटेम्प्ट किया उसको मारने के लिए, भैया तुमको जेल भेजेंगे हम लोग। इंटेंशन याद रखना, द मेंटल डिसीजन, क्या बताओ, द मेंटल डिसीजन टू कमिट अ क्राइम, ठीक है। नॉट पनिशेबल अलोन, मतलब सिर्फ इंटेंशन होना, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ इंटेंशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ इंटेंशन हो सकता है, लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में है तब तक ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में जब तक तुम लेकर नहीं आओगे तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा इंटेंशन खराब है इसलिए तुमको जेल में घुसा दिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब अरेंजिंग मीन्स टू कमिट द एक्ट। ये यूजली पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन पनिशेबल होता भी है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? जज डिसाइड करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तुमने सामान एक एक मतलब एक जगह पे किया है, एकाद क्या कहते हैं इसको, एकाद्रित समथिंग, ठीक है, अरेंज किया है, अंडरस्टूड। तुमने सामान एक जगह पे किया है सो दैट यू कैन कमिट, तो ये एक्चुअली में जो है जज डिसाइड करता है नॉर्मली। यूजली नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट फ्यू सीरियस ऑफेंसेस। पकड़े तो बंदूक जो है वो लेकर आ गए क्योंकि तुमको मारना है किसी को, तो भैया ये क्राइम हो जाता है। अटेम्प्ट, डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स कमीशन आफ्टर प्रिपरेशन। देखो अटेम्प्ट और कमीशन जो है दोनों एक नहीं होता, याद रखना। मूवमेंट टूवर्ड्स कमीशन होता है अटेम्प्ट, मतलब कमिट करने का एक्शन जो तुम करते हो वो होता है अटेम्प्ट। पनिशेबल अंडर द लॉ, एकदम इक्वली पनिशेबल है, याद रखना। कमीशन होता है अकम्प्लिशमेंट, एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ क्राइम, ठीक है, एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ क्राइम। तो इनको इस कमीशन एंड कंप्लीशमेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, दिमाग में इतना ही रखना है कि दोनों का मतलब एक ही है कि तुमने क्राइम कर लिया है, ठीक। एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ क्राइम पनिशेबल अंडर रिलेवेंट लॉ। अच्छा, अटेम्प्ट एंड तुम्हारा जो ये मर जाता है ना बंदा, दोनों का पनिशमेंट लगभग एक ही होता है, ठीक, समझ में आ चुका है। अच्छा, अब आता है तुम्हारा इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, ठीक है। लास्ट में आता है कमीशन एंड अकम्प्लिशमेंट। इसको हम लोग बहुत स्पीडी तरीके से देखेंगे क्योंकि रिवीजन बैच है, वरना इस चैप्टर को हम लोग 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। इंटेंशन मतलब मेंटल डिसीजन और डिजायर। इतना तुम याद रखो, एग्जामिनेशन जीआईजिल में बना के लिखो। जीआईजिल में फिर से मैं बता रहा हूँ, बना के लिखो, आराम से बना के लिखो, लेकिन वर्ड्स प्रॉपरली तुमको कोट करना होगा। ये एबीसीडी वाले बच्चों के जैसे तुमको लिखना नहीं है कि देयर वाज ए पर्सन लिविंग इन द हिमालय, ऐसा नहीं लिखना है। इस प्रकार के टर्म्स, इस प्रकार के लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करना है तुमको, टेक्निकल टर्म्स एंड लैंग्वेजेस यूज़ करना है। बनाकर लिखो, अपने आप लिखो, लेकिन इन सारे टर्म्स को यूज़ करके लिखो। मेंटल डिसीजन, डिज़ायर, इस प्रकार के टर्म्स को जो है तुमको कोट करना होगा, ठीक है। नॉट पनिश मेयर इविल थॉट्स, मतलब लॉ जो है सिर्फ इविल थॉट्स को पनिश नहीं करता, इसके ऊपर केस भी बना है, एक केस लॉ भी, केस स्टडी भी आया है एग्जामिनेशन में। तो तुमको केस स्टडी पूछा जा सकता है कि उसका इंटेंशन ऐसा था, तो बताओ बीएनएस के अंदर किस प्रकार का पनिशमेंट इसको मिल सकता है, या फिर पनिशमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो तुमको ये समझना होगा कि सिर्फ इंटेंशन होना जो है वो इट इज़ नॉट पनिशेबल, ठीक है। नॉट पनिश मेयर इविल थॉट्स, इंटेंशन विदाउट एक्शन इज नथिंग, ठीक। चलो, क्योंकि बहुत टाइम तुम कहते हो ना जान से मार दूंगा तुमको,
नहीं कहते। चलो अगर हिंदी सीरियल में देखा होगा ना, जान से मार दूंगा तुमको, तो इसलिए तुमको जेल में लेकर चले जाएंगे? नहीं। हाँ, बाद में अगर वो मर जाए तो तुम्हारे ऊपर डाउट ज़रूर आ सकता है, तुमको अरेस्ट ज़रूर किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रिपरेशन नॉट पनिशेबल, वैसे पनिशेबल होता नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन है कि कुछ ग्रेव ऑफेंसेस है जिसमें पनिशमेंट तुमको दिया जाएगा प्रिपरेशन के तहत भी। तो एक्सेप्शन याद रख लेना, प्रिपरेशन में एक्सेप्शन ये होता है कि तुम वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट तुम आंदोलन करने जा रहे हो। काउंटर फिटिंग कॉइन्स ऑन स्टैम्प, ठीक है। फिर आता है काउंटर फिट कॉइन्स और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है कमिट डकॉइटी, ये सारा। तो इसका मतलब क्या होता है सर, काउंटर फिटिंग कॉइन्स उनसे मतलब भैया स्टैम्प जो है, गवर्नमेंट कॉइन्स, गवर्नमेंट जो ये पैसा वगैरह, कॉइन्स वगैरह, स्टैम्प पेपर वगैरह, ये तुम डुप्लीकेट बना रहे हो दोस्तों, डुप्लीकेट बना रहे हो, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, ठीक है। पैसा छापने का मशीन, कॉइन्स बनाने का मशीन तुमने बना लिया है, घर पे लेकर आ गए हो भैया, मिल जाए ना तुम्हारे यहाँ पे, तो तुमको पकड़ के एकदम अच्छे से धुलाई किया जाएगा। अटेम्प्ट समझ में आता है, डायरेक्ट एक्शन होता है अटेम्प्ट, इट इज़ ऑब्वियसली पनिशेबल इवन इफ इट इज़ अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल रहे तब भी पनिशेबल है, याद रखना, ठीक। अच्छा, BNS पनिशमेंट अप टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द फुल ऑफेंस, ठीक है, कि अप टू हाफ पकड़ लो। अगर 10 साल का तुम जेल हो सकता है, 10 साल तो होता है, उम्र कैद होता है कम से कम, अगर किसी को मार दिया तुमने, पकड़ लो 10 साल का, एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, 10 साल का तुम्हारा जेल होगा अगर तुमने किसी प्रकार का क्राइम किया है, ठीक है। तो क्राइम कमिट कर दिया तो 10 साल का होगा, अगर कमिट नहीं किया, अटेम्प्ट किया था, तो आपको 5 साल का हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा जज। क्या ये समझ में आ रहा है? जज को अगर लगे कि नहीं, इसमें 5 साल नहीं 10 साल ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने उसको अधमरा कर दिया है, पूरा नहीं मारा है, मारने का अटेम्प्ट किया था लेकिन अधमरा कर दिया है, मतलब है ना, मर भी नहीं रहा है, जिंदा भी नहीं है, इस प्रकार से छोड़ दिया उसको, हॉस्पिटल में जूझ रहा है, तो भैया तुम्हारा 10 साल का सजा भी हो ही सकता है, ये जज डिसाइड करेगा। लेकिन तुमको क्या जजमेंट लिखना है क्या आंसर पेपर में? तुमको क्या लिखना है? तुम क्या अपने आप को जज समझ रहे हो? नहीं, तुम हो स्टूडेंट, तुमको ये याद रखना है, पनिशमेंट अप टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फुल ऑफेंस। ओके, अच्छा, वो कौन से ऑफेंस है जहां पे अटेम्प्ट और कंप्लीशन इक्वली पनिशेबल होता है वेजिंग ऑफ वॉर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन। ऑफेंसेस वेयर अटेम्प्ट एंड ऑफेंस आर सेपरेटली मेंशन्ड विद सेपरेट पनिशमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो मर्डर के टाइम पे तुमको थोड़ा जो है मैंने कहा था हाफ पनिशमेंट तुमको मिल सकता है। अटेम्प्ट डिफाइंड स्पेसिफिकली, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो सुसाइड करने के ऊपर भी तुमको पनिशमेंट मिल सकता है, याद रखियो, ठीक है। फिर आता है जनरल रूल फॉर ऑल अदर अटेम्प्ट्स, ये अलग से है। कमीशन और अकम्प्लिशमेंट फाइनल स्टेज होता है वेयर द ऑफेंस इज कंप्लीटेड, सीधी बात, ठीक है। अगर अटेम्प्ट सक्सीड हो गया तो कमीशन एंड अकम्प्लिशमेंट हो चुका है, अगर फेल हो गया तो अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएगा क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर BNS, बहुत भारी चीज है, एग्जामिनेशन में आया है। डेथ पेनल्टी किस चीज के लिए? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, याद रखना, इसके ऊपर भी केस लॉ बनता है, केस स्टडी बनता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, ठीक है। और डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस कब दिया जाता है? अगर जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है तब जाके डेथ सेंटेंस दिया जाता है। मर्डर, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर आता है तुम्हारा डेथ सेंटेंस। क्या है, तुमको समझ में आ रहा है दोस्तों? बता दो फटाफट, क्या तुमको समझ में आ रहा है? ओके, फिर आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टिल लास्ट ब्रेथ, रिगरस बाय नेचर, रिगरस मतलब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, एक होता है नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट, दूसरा होता है दोस्तों रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब तुमको पत्थर तुड़वाएंगे, आटा मखाएंगे, सब कुछ कराएंगे, ठीक है। ये है हीनियस ऑफेंसेस में, हीनियस ऑफेंसेस मतलब डेंजरस ऑफेंसेस तुम कर रहे हो, जो घिनौना अपराध कहते हैं हम लोग इसको, उसमें तुमको मिलता है टिल लास्ट ब्रेथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट, लाइफ सेंटेंस, इस प्रकार का, समझ में आ रहा है। फिर रिगरस बाय नेचर मतलब वही होता है कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ठीक है। फिर आता है रिगरस सिंपल इम्प्रिजनमेंट विथ और विदाउट हार्ड लेबर, तो हार्ड लेबर का मतलब यही होता है कि तुम रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जा रहे हो। देखो, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में तुमको हार्ड लेबर करवाया जाता है, ठीक।
तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में होता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में तुमको लाइफ टाइम तो अंदर रहना है और हार्ड लेबर भी करना है। और जो तुम्हारा रिगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट तुमको नहीं मिलता वहाँ पे, विथ और विदाउट हार्ड लेबर, जज डिसाइड करता है। ठीक, जैसे कि थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, फिर आता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तुम्हारा प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर देंगे, ले लेंगे। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 154 155 के तहत आता है। फाइन मॉनेटरी पनिशमेंट को कहा जाता है कॉमन माइनर ऑफेंसेस। कम्युनिटी सर्विस जो है ये अलग अलग है, ये आपके सिलेबस में है नहीं अभी, जब आ जाएगा तब हम लोग करेंगे इसको भी। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफर्ड परफॉर्म्स अनपेड सोशल वर्क। ठीक है, जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर क्या करता है, अनपेड सोशल वर्क करता है, जैसे नाला साफ करवा लो उससे, ठीक है, उससे गार्बेज उठा लो, रास्ता को जो है साफ करा लो, इस प्रकार का। ठीक, डेथ सेंटेंस दोस्तों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, तो ये हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग ने यहाँ से कर लिया है तो यहाँ से नहीं करेंगे। तुमको केस लॉ याद रखना है, हमेशा याद रखना। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ब्यूटीफुल केस है, यहाँ पे ट्रिपल मर्डर का केस है ये। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना के हमारे इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, एनिमेटेड वे में बनाया है, ज़रूर चेकआउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। तो इन सारी चीज़ों को याद कर लेना। ये डेथ सेंटेंस मिलता है तुमको मर्डर के ऊपर, डकॉइटी विथ मर्डर, टेररिज्म कॉजिंग डेथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कॉजिंग डेथ, अबेटिंग म्यूटिनी। अच्छा, फिर है फॉल्स एविडेंस लीडिंग टू इनोसेंट डेथ। ठीक है, फिर अबेटिंग ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर इंसेन पर्सन, अटेम्प्टेड मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो देखो इनमें से 2-3 चीज़ तुमको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, लास्ट से नीचे से जाता हूँ। अटेम्प्टेड मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट का मतलब ये होता है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है। क्या मिल चुका है बताओ? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है, वो जाके अटेम्प्ट कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी का अगर मर्डर कर लिया तो भैया तुमको डेथ सेंटेंस मिल, क्योंकि तुमको देखो भैया ऑलरेडी जो है लाइफ सेंटेंस मिल चुका है, और इसके ऊपर तुमको क्या पनिशमेंट दे, सीधा डेथ ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एबेटिंग मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर इंसेन पर्सन। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, याद रखना, ठीक है, उकसाना। अब किसको उकसाया तुमने सुसाइड करने के लिए? एक माइनर को उकसाया, एक इंसेन पर्सन, पागल इंसान को तुमने उसको उकसा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेथ सेंटेंस, क्योंकि वो सुसाइड कर लिया सुसाइड, मर गया, तो तुमको भी डेथ सेंटेंस। ठीक है, फॉल्स एविडेंस अगर दे रहे हो जिससे कोई इंसान का डेथ हो जाए, डेथ सेंटेंस हो जाए, तो तुमको भी डेथ सेंटेंस दे देंगे। अबेटिंग म्यूटनी क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। किसी भी सोल्जर, सेलर, एयरमैन, आर्मी, नेवी, इन सारे इंसान को अगर तुम ना उकसाते हो, क्या करते हो, उकसाते हो कि तुम देश को छोड़ दो, तुम देश को धोखा दे दो। क्या ये समझ में आ रहा है? देश को क्या कर देना है? धोखा दे देना, देश को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? उसको इनकरेज करना, असिस्ट करना, अटेम्प्ट करना, समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? देश के अगेंस्ट चले जाने के लिए, तो उसका जो काम है वो काम ना करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर तुम ये सारा कर रहे हो तो तब भी तुमको जो है क्या हो सकता है बताओ? बताओ क्या हो सकता है तुमको? डेथ पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक, ऑर्गेनाइज क्राइम तेरे को पता है, ऑर्गेनाइज किया क्राइम, डेथ हो गया। टेररिज्म पता है, डकैती पता है, डकैती विद मर्डर, डकैती मतलब डकैत, याद है ना? अच्छा, कम्युनिटी सर्विस में क्या आता है देखो। अच्छा, री एम्स टू रिहैबिलिटेशन एंड रिड्यूसिंग प्रिजन ओवरक्राउडिंग। प्रिजन में वो छोटे मोटे काम के लिए तुम सीधा प्रिजन में डाल देते हो, तो वो ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए। कॉमन इन माइनर पिटी ऑफेंसेस वगैरह। पिटी ऑफेंसेस किसको कहा जाता है फिर सर? पिटी ऑफेंसेस उसको कहा जाता है जो 5,000 से कम का ऑफेंस तुम कर रहे हो, जिस भी ऑफेंस के लिए तुमको पे करना पड़े 5,000 रुपये, उससे छोटा, उससे नीचे जो भी ऑफेंसेस है वो है पिटी ऑफेंसेस। ड्रंक एंड मिसकंडक्ट, डिफेमेशन, फर्स्ट टाइम पिटी ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सारे जो है कम्युनिटी सर्विस में आ जाता है। ड्रंक एंड मिसकंडक्ट मतलब इंटॉक्सिकेटेड होके ड्रिंक करके तुमने किसी को पीट डाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फाइन लगेगा। तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुमको रोज उस इंसान का मालिश करवाएंगे। कम्युनिटी सर्विस ऐसा नहीं होता, उस इंसान को उस फेवर नहीं, सोसाइटी के ऊपर तुमको फेवर करना होगा, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए तुमको काम करना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कम्युनिटी सर्विस में तुमको लगाया जा सकता है।
फाइन एंड पेनल्टी में क्या डिफरेंस है याद रखना। पेनल्टी जो है ये एक प्रकार का फाइन होता है, लेकिन पेनल्टी में एक डिफरेंस ये होता है कि ये सिविल नेचर का होता है। याद रखना, जब तुम जाते हो और तुम वो चला रहे हो, क्या चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो बिना हेलमेट के, तुमको पकड़ लिया, तो तुम क्या पे करते हो, फाइन या पेनल्टी? पेनल्टी पे करते हो, फाइन नहीं दोस्तों। फाइन क्रिमिनल नेचर का होता है, याद रखियो। ठीक है, ये पनिशमेंट के लिए तुमको मिला जाता है, और पेनल्टी जो है लॉ इन्फोर्स करने के लिए, कि तुम लॉ को फॉलो करो। ठीक है, अच्छा, फाइन में जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, प्लस फाइन अदर अंडर कंपनीज एक्ट। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है कंपनीज एक्ट। अब तुम सोचोगे सर कंपनीज एक्ट कहाँ से आ गया? भैया एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। ठीक है, फाइन और पेनल्टी में, पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट, सिर्फ पेनल्टी पकड़ लो। कंपनीज एक्ट के अंदर अगर तुमको पेनल्टी दिया जा रहा है तो सिर्फ पेनल्टी। इम्प्रिजनमेंट है तो वो फाइन के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट के साथ तुमको फाइन भी लगता है। ठीक, मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया मैं तुमको समझाता हूँ। कंपनीज एक्ट में ना तुम बहुत जगह पे देखोगे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इम्प्रिजनमेंट प्लस प्लस फाइन, वो तुम देखोगे कंपनी लॉ में। ठीक है, तो जहां जहां पे वो लिखा है ना इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो वो एक प्रकार का क्रिमिनल नेचर का तुम्हारा एक्टिविटी हो जाता है, जिसके कारणवश तुमको इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन मिलता है। लेकिन कंपनीज एक्ट में तुम बहुत जगह पे ये भी दिखोगे, वहां पे लिखा है पेनल्टी, कि तुमको पेनल्टी भरना पड़ेगा 5,000, पेनल्टी भरना होगा 2,000। तो पेनल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट ऐसा नहीं होता, पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होता है, और पेनल्टी अगर हो तो सिर्फ पेनल्टी होता है। तो वो पेनल्टी अगर है तो वो एक नॉर्मल तुम्हारा जो है चीज होता है। क्या समझ में आ चुका है? अच्छा, इम्प्रिजनमेंट यूजली ए कंपनीज इम्प्रिजनमेंट, और ये होता है जनरली नो इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे पेनल्टी में कोई जनरली इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। ठीक, चलो, फाइन होता है फॉर ऑफेंसेस, क्रिमिनल ब्रीच। पेनल्टी होता है फॉर डिफॉल्ट्स, नॉन कंप्लायंस, सिविल नेचर का होता है। इनकम टैक्स नहीं भरे, पेनल्टी लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। चलो, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। अब मैं सीधा यहां से कराऊंगा, सिर्फ एलिमेंट से समझा दूंगा, ये भीतर वाला मीनिंग वगैरह तुम खुद पढ़ लेना। ठीक है, इतना इजी एग्जाम्पल मैंने ड्राफ्ट कर रखा है, जिंदगी में तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। तुम बताओगे कि सर शुमोन सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जाते जाते तुम ये बता के जाओगे। देखो, कोई भी एलिमेंट ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम होने का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? ठीक है, और वहां पे क्या क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक, क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। अब देखो, कोई भी तुम चीज बनाते हो, उसमें एलिमेंट्स का जुगाड़ होता है कि एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तुम बना रहे हो एग तड़का, पकड़ लो, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मिला है? तड़का मिला है, दाल, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, एग्स जो है वो रहते हैं, अनियंस रहते हैं, तो ये एलिमेंट्स है। तो एक क्राइम को होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं? सबसे पहला होता है ह्यूमन बीइंग होना होगा दोस्तों, तुमको इंसानी इंसानी शरीर में तुमको आना होगा। तो अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं है, तुमको ह्यूमन बीइंग होना होगा। मेंस रिया मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, याद रखना। क्राइम में मेंस रिया, क्रिमिनल नेचर का जो भी है वो सब में मेंस रिया मैंडेटरी अगर नहीं है। देखो, गिल्टी माइंड चेक किया जाता है, तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंट है कि नहीं चेक किया जाता है। मेंस रिया का मतलब होता है एन एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी। कोई भी ऐसा काम किया हो वो मैन को गिल्टी नहीं बनाता अनटिल एंड अनलेस उसका कोई इंटेंशन हो। ठीक है, अनलेस इज माइंड इज गिल्टी। ठीक है, एक्टर्स नॉन फेसिड रियमनिसी मेंसिट्रे, इसको याद कर लेना, बहुत स्वीट एंड क्यूट सा तुम्हारा मैक्सिम है। ठीक, मेंस रिया मैंडेटरी है। एक्टर्स जीएस का मतलब होता है द एक्सटर्नल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन, द फिजिकल एलिमेंट दैट मैनिफेस्ट द इंटेंट इनटू द एक्शन। मतलब देखो, एक्टर्स रियस जो होता है ना, वो होता है क्राइम करना, क्राइम हो जाना। अभी जो क्राइम होता है वो कैसे होता है? या तो तुम करते हो या तो तुम नहीं करते, तब भी क्राइम हो जाता है। सर नहीं करने से भी क्राइम हो जाता है क्या? आंसर है यस। अगर तुमने एक्सटर्नल एक्ट किया जो तुमको करना नहीं चाहिए था, वो तुमने कर डाला, क्राइम हो गया। अनलॉफुल ओमिशन, जो तुमको करना, अनलॉफुल ओमिशन का मतलब क्या होता है? जो तुमको करना था लेकिन तुमने नहीं किया। यहाँ पे है एक्सटर्नल एक्ट, मतलब जो तुमको करना नहीं था वो तुमने किया, और यहाँ पे जो तुमको करना था वो तुमने नहीं किया, ओमिट कर दिया। ठीक है, तुमको ब्रेक लगाना था, तुमने ब्रेक नहीं लगाया, जिसके कारणवश एक ट्रेन में जितने भी यात्री थे सब मर गए। ठीक है, तो अनलॉफुल ओमिशन याद रखना,
ओमिशन का मतलब जो तुम्हारा ड्यूटी था वो तुमने नहीं किया, तब भी तुम क्राइम कर रहे हो, और जो तुमको नहीं करना था वो भी तुमने किया, तब भी तुम क्राइम कर रहे हो। याद रखना, दोनों पे तुमको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। द फिजिकल एलिमेंट दैट मैनिफेस्ट द इंटेंट इनटू द एक्शन, मतलब जो फिजिकल एलिमेंट, जो तुम्हारा इंटेंशन था उसको तुम एक्शन में ला रहे हो। कैसे? कुछ ना करके या तो कुछ करके। ठीक, चलो। ह्यूमन बीइंग भैया तुम क्लास 4 में चले जाओ, वहां से याद कर लेना। मेंस रिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेंस रिया में इंटेंशन देखा जाता है, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस देखा जाता है। हमेशा याद रखना, ये जो रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, ठीक है, रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, ये आ जाता है मेंस रिया में। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये कर रहे हैं, सो दैट तुमको याद रहे इस चीज को। एग्जामिनेशन में इसके ऊपर केस स्टडी बनता है। रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, अब तुम कहोगे, तुमको केस दे देगा, तुम कार चला रहे थे, ड्रिंक एंड ड्राइव चला रहे थे, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव चला रहे थे, या फिर तुम कार में बैठ के मोबाइल पे बातें कर रहे थे किसी से, ठीक। अब तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अब बताओ सिविल में हम लोग मानेंगे या फिर क्रिमिनल में मानेंगे? बताओ। हाँ जी, तुम नेग्लिजेंट थे, तुम रेकलेसनेस थे, तो तुम्हारा मेंसरिया था, नेग्लिजेंस थे, एंड तुमने रेकलेसनेस किया, क्राइम किया। समझ में आ रहा है? जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता हो, ठीक है। अब तुम बताओगे सर एक चीज बताओ, ये सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे? ये तो एक इंडिविजुअल को मैंने मार डाला। तुमने जो एक इंडिविजुअल को मार डाला, इससे सोसाइटी में घबराहट जा रहा है, सोसाइटी में लोग टेंशन में आ रहे हैं। सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं, उसका फैमिली नहीं, पूरा सोसाइटी कि भैया इस रास्ते से जाएंगे तो किसी ना किसी गाड़ी से टकरा के मर जाएंगे। तो सोसाइटी के अगेंस्ट हीनियस क्राइम हो रहा है, बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा, ठीक है। जो तुमने लॉ फॉलो नहीं किया, क्या लॉ नहीं फॉलो किया सर? तुमको बताया गया था कि तुम कार में चलाते हुए तुम कभी भी फोन यूज नहीं करोगे, तुमने फिर भी तुम रेकलेस ड्राइविंग कर रहे थे, किसी का परवाह ना किए बिना। भैया हम लोग इतने सारे वीडियोस देखते भैया, 20, 25, 22, 21 साल का लड़का फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव, सब लोग मर गए, किसी का हाथ एक जगह, किसी का पैर और एक जगह, और तुम मर गए, पकड़ लो तुम बच गए, और किसी और कोई और मर गया, तो तुमको तो भैया हम लोग, तुम बचने के बाद भी तुमको क्या करेंगे बताओ? पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि तुम रेकलेस थे। रेकलेस ड्राइविंग मतलब परवाह किए बिना कि कौन है सामने, रेकलेसली तुम चला रहे हो। तो याद रखना, तुम्हारे ये मेंसरिया माना जाएगा, ये इसमें मेंसरिया है, ठीक है, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, याद रखना। चलो चलो, मेंस या 3 प्रकार का होता है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, ये तीनों देखा जाता है। अगर रेकलेस थे तो मेंसरिया है, अगर नेग्लिजेंट थे तब भी मेंसरिया है, और अगर तुम्हारा इंटेंशन था तब भी मेंसरिया है। एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट्रिया में ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये कोट करके आ जाओ, एग्जामिनेशन तुमको चुम्मा दे देगा। एग्जामिनर जो चेक करेगा, आंसर पेपर चेक कर, वो तुमको चुम्मा दे देगा। क्यों दे देगा? वो बोलेगा भैया इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेंस रिया में हमेशा सब लोग सोचते कि जो इंटेंशन है वही मेन है, क्योंकि हम लोग पढ़ने के टाइम में भी यही हम लोग पढ़ते हैं, इंटेंशन। लेकिन एक कॉर्नर में जाके वो छुपा रहता है। दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस, ये दोनों देखा जाता है मेंसरिया के समय। क्या है, समझ में आ रहा है? शायद तुम्हारा इंटेंशन नहीं था मारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम रेकलेस थे, तो मेंसरिया है, ठीक है। नेग्लिजेंस मतलब फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, रेकलेसनेस मतलब कॉन्शियस डिसरिगार्ड ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, नेग्लिजेंस एग्जाम्पल के तौर पे, अ सर्जन केयरलेसली लीव्स अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पेशेंट्स बॉडी, बॉडी के अंदर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह गया भाई। ये बहुत बार हुआ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नट बोल्ट कुछ भी जो है, तुम पैर का ऑपरेशन कर रहा है, कोई कोई प्लेट्स बिठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, नट बोल्ट जो है खुला छोड़ दिया अंदर, तो ये है नेग्लिजेंस, तो तुम क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिर आता है रेकलेसनेस, अ फायर इनटू क्राउडेड स्ट्रीट विदाउट एमिंग एट एनीवन, गन लेके अंधाधुंध चला रहे हो, ठीक है, ये क्या है? रेकलेसनेस। या फिर कार चला रहे हो विदाउट एनी केयर, विदाउट स्पीड लिमिट, ठीक। चलो, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, गिरजानाथ वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंसरी एज ए फ्लेक्सिबल टर्म, सिर्फ इंटेंशन से नहीं चलता, इसमें तुम्हारा इंटेंशन, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस तीनों देखा जाता है। भाई प्रॉमिस कर दो, जब भी तुम मेंसरिया लिखोगे एग्जामिनेशन में, तुम तीनों कोट करके आओगे, बताओ।
तुम डिफरेंट हो जाओगे, तुम फिर अलग बच्चे अलग, जो जो बच्चे नहीं कोट करते उनका अलग कैटेगरी, तुम्हारा अलग कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 याद रखना। फिर है मेंस रे एंड बीएनएस। The term mens rea is not expressly used in BNS. However, it is implied through the words like intentionally, voluntarily, fraudulently, dishonestly, knowingly, maliciously. सब जो है mens rea के अंदर आता है। अच्छा, सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ठीक। अच्छा, मेंस रे का एक्सेप्शन क्या है? स्टैट्यूटरी इम्पोजिशन, डिफिकल्टी इन प्रूफ, पब्लिक सेफ्टी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ये 4 तुम्हारा एक्सेप्शन रहेगा। These are the situations where mens rea is not required. Strict or absolute liability is imposed. देखो, स्टैट्यूटरी इम्पोजिशन, सम लॉज इम्पोज लाइबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट। अगर तुम्हारा इंटेंट था नहीं था फिर भी तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी थोपा जाता है। कुछ कुछ लॉ, स्टैट्यूटरी लॉज, जैसे कि फूड सेफ्टी, इन्वायरमेंटल और मोटर व्हीकल लॉस। ठीक। फिर आता डिफिकल्ट टू प्रूफ, व्हेन प्रूविंग इंटेंशन इज हार्ड एंड द ऑफेंस इज माइनर, पिटी फाइन्स फॉर लाइसेंसिंग वायोलेशन। ठीक है, कि तुम्हारा जो लाइसेंस है, लाइसेंसिंग मतलब तुम विदाउट लाइसेंस चला रहे हो फॉर एग्जांपल, तो तुमको पिटी फाइन्स लगाया जाता है। ठीक है। डिफिकल्टी इन प्रूफ, व्हेन प्रूविंग इंटेंशन इज हार्ड एंड ऑफेंस इज अ माइनर। छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं था, वो गाड़ी लेके निकल गया। ठीक, तो पीटी फाइन्स लगेगा तुम्हारे ऊपर। पब्लिक सेफ्टी, फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, पब्लिक न्यूसेंस, ट्रैफिक ऑफेंसेस। ठीक है, ये सारा आ जाता है। ट्रैफिक ऑफेंसेस मतलब तुम जानबूझ के नो एंट्री में नहीं घुसे, तुमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर ये क्या है, एक प्रकार का पब्लिक सेफ्टी प्रोटोकॉल का ब्रीच है। तो तुम जो नो एंट्री जगह पे तुमने घुस गए, ठीक है, तो तुमको फिर भी ट्रैफिक ऑफेंसेस में ये पकड़ा जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू, तुमको जो है पेनल्टी भरना होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, देखो इसका एक मैक्सिम है, इग्नोरेंट या जुरिस नॉन एक्सक्यूसट। ठीक है, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज अ फॉरेनर। देखो ये सारे वर्ड्स, ये सारे लाइन तुमको यूज करना है हमारे घर की फैमिली में, पापा के सामने यूज करना, मम्मी के सामने, रिलेटिव के सामने, मौसी के सामने, मौसा के सामने यूज करना है भैया, आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो लोग। अ फॉरेनर वायोलेटिंग इंडियन ट्रैफिक लॉ कैन नॉट प्लीड इग्नोरेंस। ठीक है, फॉरेनर है, इंडियन ट्रैफिक लॉ पता नहीं उसको। ठीक है, उसको पता नहीं कि हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं। क्या है समझ में यार, लेफ्ट साइड से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं है, बाहर से आया, दुबई से आया, राइट साइड से चलाते हैं वो लोग। ठीक, तो भैया तुमने फिर भी वायोलेट किया है, याद रखना। अच्छा, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक, थोड़ा फास्ट चलेंगे। गिल्टी एक्ट हो चुका है। कॉर्पोरेट मेंसरिया का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट में बैठ के मेंसरिया कर रहा हो। ठीक है, companies can now be held criminally liable. A company may be criminally liable if its officers' action reflects the company's intention or consent. केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। याद रख लेना इन सारी चीज़ों को। हम लोग सीधा जा रहे हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा भी फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल याद रखना, एग्जामिनेशन में कैसे याद रखोगे। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में बेलेबल नॉन बेलेबल आता है। जिसमें कॉग्निजेबल रहेगा वो नॉन बेलेबल रहेगा, और जिसमें नॉन कॉग्निजेबल रहेगा वो है बेलेबल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, याद रखना। जहाँ पे एन है वहाँ पे एन नहीं होगा, जहाँ पे एन ऑपोजिट में एन नहीं होगा, याद रखना। अच्छा, दोनों का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब। नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है, कॉग्निजेबल है नॉन बेलेबल। ठीक, अब समझना कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट। कॉग्निजेबल मतलब जो नॉन बेलेबल है। ठीक है, क्या है? नॉन बेलेबल। देखो नॉन बेलेबल क्या नॉन बेलेबल है सर? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो बेलेबल होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? नॉन कॉग्निजेबल जो कि नॉन बेलेबल है। अच्छा बता, एक चीज बता, जिस चीज में तेरे को बेल नहीं मिलता वो सीरियस है या फिर सीरियस क्राइम है, या फिर जिस चीज में तेरे को बेल मिल जाता है वो सीरियस क्राइम है? जिस चीज में जिस ऑफेंस में तेरे को बेल नहीं मिलता, ऑब्वियसली वही बहुत डिफिकल्ट एंड वही सबसे बड़ा क्राइम होता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, वहाँ पे विदाउट वारंट तुमको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा क्राइम है।
कोई वारंट वारंट नहीं चाहिए, तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुमको सीधा घर में जाके कॉलर पकड़ के लेकर आएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तुम्हारा। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस है वहां पे तुमको अरेस्ट करना होगा, विदाउट वारंट तुम नहीं जा सकते। नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तुमको वारंट लेकर ही जाना होगा, याद रख सकते हो, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मर्डर, रेप, रॉबरी, डिकॉइटी। नॉन कॉग्निजेबल मतलब डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस एंड सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट, सिंपल हर्ट मतलब वो लिटिल हर्ट वाला हर्ट नहीं दोस्तों, सिंपल हर्ट का मतलब होता है थोड़ा सा चोट लग जाना। चलो ठीक है, ये याद रख लेना की डेफिनेशंस। पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, विथ वारंट। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन स्टार्ट विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, नीड्स मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नॉन कॉग्निजेबल के लिए। नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल। सिविरिटी क्या है, ये सीरियस ऑफेंसेस होता है, ये लेस सीरियस ऑफेंसेस होता है। बेलेबल मतलब बेल में क्या है, ये नॉन बेलेबल होता है, ये बेलेबल होता है। एन एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर, किडनैपिंग एंड डिफेमेशन, माइनर असल्ट, ये याद रख सकते हो तुम, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड जो एग्जामिनेशन में बहुत हाई क्लास टॉपिक है, बहुत अच्छे से याद रखना। क्रिमिनल कोर्ट में सबसे ऊपर में, ये तुमको बाय डिफॉल्ट पता है, मुझे पता है कि तुमको पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा होता है, हाई कोर्ट उसके नीचे, उसके बाद सेशन कोर्ट आता है, फिर आता है चीफ मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक ही दर्जे का होता है। फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ड्राफ्ट किया कि तुमको यहीं से जो है तुम कर सकते हो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, सेंटेंसिंग का पावर मैं तुमको कराता हूँ। हाई कोर्ट का पावर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मैंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का लिखने की आवश्यकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दे बोल सकता है। हाई कोर्ट का पावर, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ऑथराइज करता है वो सारे सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखो लॉ क्या ऑथराइज नहीं करता, तुम किसी को नंगा करके रास्ते पे चला रहे हो, वो लॉ ऑथराइज नहीं करता, तो वो हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। जो लॉ के अंदर है उसमें रह के, क्या पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, आंसर है यस। कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है, वो लॉ के अंदर है, आंसर है यस। तो तुम दे सकते हो, तो हाई कोर्ट कुछ भी दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एनी सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज होते हैं ना, क्या बताओ, जो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज होते हैं ना, वो भी डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन लेना होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना होता है। फिर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे डेथ सेंटेंस कंप्लीटली बंद हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। फिर तीन जगह पे डेथ सेंटेंस होता है, एक होता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड फिर आता है जो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज जो है, वो जजेस अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो तुम्हारा डेथ सेंटेंस आ सकता है। अब डेथ सेंटेंस आने के लिए ये जो तुम्हारा सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज है, इनको परमिशन लेना होगा हाई कोर्ट का, बस इन तीन जगह पे। उसके बाद से तुम्हारा कुछ तुमको डेथ सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। एनी सेंटेंसेस एक्सेप्टेड डेथ सेंटेंस मिल सकता है फ्रॉम द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लाइफ इम्प्रिजन भी मिल सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है, ये सब दे सकता है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, एक्सीडिंग 7 साल के ऊपर का सजा भी दे सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक। उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या करता है, 3 साल का सजा वो सुना सकता है, 50,000 का फाइन लगा सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल का फाइन लगा 1 साल का सजा सुना सकता है, 10,000 का फाइन लगा सकता है, ठीक। चलो अब ये फाइन लिमिट्स जो है इंक्रीज किया गया है बाय अंडर BNSS एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है, ऑफिशियली डिफाइंड। अच्छा, ये हो चुका है, इतना तुम्हारा क्लियर एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तुम आराम से ये याद करके लिख पाओगे। तुम्हारा जो ये टाइप्स है मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, तो टेंशन मत लो। ये एपेक्स कोर्ट है, ये सुपरविजरी एंड एपिलेट अथॉरिटी है। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर वाला कोर्ट तुम्हारा होता है सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट जो है ट्राई ऑफेंसेस लाइक रेप, मर्डर, ये सारा सेशन कोर्ट देखता है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो मॉडरेटली सीरियस ऑफेंसेस देखते हैं, मॉडरेटली सीरियस ऑफेंसेस देखते हैं, एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर वगैरह ये तुमको याद कर लेना, याद यहाँ से तुम कर सकते हो आराम से, काफ़ी है, ठीक। कम्युनिटी सर्विस का डेफिनेशन तुमको मैंने पढ़ा रखा है, जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए तुमको पनिशमेंट मिलता है वो, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस ये एग्जामिनेशन में आया गया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में जो आता है मैं बता के तुमको बता देता हूँ, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज, छोटा छोटा चीज़ जो बहुत कॉमन चीज़ है वो तो तुमको पता ही है क्या आएगा एग्जामिनेशन में। जो बहुत अनकॉमन चीज़ है तुमको लगता होगा छोड़ देते हैं, वो मैं तुमको बताऊंगा कि इसको छोड़ना नहीं है, कि आता है एग्जामिनेशन में। मैजिस्ट्रेट कैन इम्पोज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पेमेंट, याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम फाइन पेमेंट कर पाओगे तो तुमको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। और कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, मस्ट नॉट एक्सीड मैजिस्ट्रेट पावर और कैनॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म अदरवाइज अवॉर्डेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि
पकड़ लो कोई क्राइम है, ठीक है, जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों लगता है, ठीक। अब तुम्हारे पास फाइन देने के लिए पैसा नहीं है, तुम जेल जाओगे। अब क्या जेल तुम्हारा 5 साल का है, सिर्फ 5 ही साल का तुमको देंगे, तुमने तो फाइन नहीं भरा है। तो क्या किया जाता है कि जो तुम्हारा जो जेल का टेन्योर है ना, इसका 1/4% और ऐड किया जाता है, 5+1/4 हो जाता है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? ये टेन्योर ऐड हो जाता है क्योंकि तुम फाइन नहीं भर पाए। कैनॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म अदरवाइज अवॉर्डेबल। क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है, चलो। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पकड़ लो तुमने कोई तुमने कोई क्राइम किया जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 फाइन दोनों था, लेकिन तुमको इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया, तुमको सिर्फ फाइन दिया गया, लेकिन तुम वो भी नहीं भर पाओगे। तो तुम्हारा जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर है ना, जितना भी लंबा टेन्योर होगा उसका 1/4 तुमको जो है जेल में रहना होगा। टाइम 1/4 क्या होता है? टाइम का 1/4 होता है, ठीक है। जो तुम्हारा नॉर्मल टेन्योर होगा जेल टाइमिंग का, उसका 1/4 टाइमिंग जो है तुमको रहना होगा, क्योंकि तुमने फाइन नहीं भर पाए तुम। चलो, इसको तुमको याद रख लेना है, ठीक। अच्छा, क्या मल्टीपल ऑफेंसेस हो सकता है वन ट्रायल में? कोर्ट में इम्पोज कंजिक्यूटिव और कॉन्करेंट सेंटेंसेस। एग्रीगेट इम्प्रिजमेंट फॉर कॉन्करेंट कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस कैनॉट एक्सीड 20 ईयर्स, इंक्रीज फ्रॉम 40 ईयर्स अंडर सीआरपीसी। ठीक है, पहले 14 ईयर्स था, अब 20 ईयर्स हो चुका है। अब ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, कोई तुमने क्राइम किया, मल्टीपल क्राइम किया, ठीक, मल्टीपल क्राइम किया। पकड़ लो तुमने चोरी की, ठीक है, तुमने धोखा दिया। धोखा इसको क्या कैसे लिखेंगे? धोखा एक प्रकार का धोखा। तुमने डिकॉइटी किया, फिर तुमने इस प्रकार से ना XYZ बहुत प्रकार के क्राइम किया, ठीक है। अब सब क्राइम जो है ना, किसी के 5 साल का सजा है, किसी का 7 साल का सजा है, किसी का 8 साल का सजा है, किसी का 9 साल का सजा है, किसी का 11 साल का सजा है, किसी का 2 साल का सजा है। पकड़ लो ये इतने साल की सजा है। तो क्या करेंगे? तुमको क्या करेंगे बताओ? सबको मिला देंगे। मिला के हम लोग टोटल कितना दे सकते हैं? 20 ईयर्स, इसके ऊपर नहीं, याद रखना, ठीक। मिला के अगर 30 भी हो रहा है ना, 3 ईयर्स भी हो रहा है ना, तो 3 ईयर्स नहीं 20 ईयर्स रखेंगे। क्या ये समझ? पहले 14 ईयर्स था, लेकिन अब जो है सैड न्यूज़ फॉर द क्रिमिनल्स, उनको 20 ईयर्स तक। अगर तुमने मल्टीपल क्राइम्स किया तो 20 ईयर्स तक। अगर तुम्हारा ऐड होके 20 ईयर्स पहुंच रहा है तो, अगर ऐड होके तुम्हारा 15 पहुंच रहा है तो 15 ही, ठीक। चलो, अच्छा, इनहेरिट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। घर में बैठ के रिवाइज करना। पावर क्या होता है हाई कोर्ट का? इनहेरिट पावर क्या होता है? मतलब जो बाय डिफॉल्ट जन्म से हाई कोर्ट के अंदर पावर है। क्वॉश FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, एंड देन करेक्ट जुडिशियल एरर्स और अब्यूज ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये इनहेरिट पावर होता है किसका? हाई कोर्ट का। अब ये किस प्रकार के पावर से? सर समझाओ ना। इनहेरिट पावर्स में क्या होता है ना कि कोई अगर लोअर कोर्ट पकड़ लो किसी प्रकार का जजमेंट दे रहा है जो उसको जजमेंट नहीं देना चाहिए, तो हाई कोर्ट आके उसको रोक सकता है। हाई कोर्ट करेक्ट कर सकता है, रोक सकता है। समझ में? इस प्रकार के पावर्स होते हैं। देखो, द हाई कोर्ट पोजेसेस इनहेरिट पावर्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द कोर्ट प्रोसेस एंड टू इंश्योर जस्टिस। ठीक है, ये होता है इनहेरिट पावर। एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो 3 चिपका देना है, ठीक है। किसी ने बेफजूल का FIR कर डाला है और हाई कोर्ट को पता चल चुका है कि लोअर कोर्ट में बेफजूल का FIR का केस चल रहा है, तो उसको क्वाश कर देगा, FIR को हटा देगा, ठीक है। या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है बेफजूल का, उसको स्क्वाश कर देगा, उसको हटा देगा, ठीक है। प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस प्रॉपरली कैरी नहीं हो पा रहा है, जस्टिस प्रॉपरली दिया नहीं जा रहा है, तो उसको जो है लोअर कोर्ट को रोक देगा और खुद हाई कोर्ट जाएगा वहां पे जस्टिस सुनाने। मतलब हाई कोर्ट प्रैक्टिकली नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में केस चला जाएगा, ठीक है। जुडिशियल एरर्स मतलब अगर लोअर कोर्ट ने किसी प्रकार का एरर किया है, ठीक है, अब यहाँ पे तो एरर कहेंगे क्योंकि जज को तो भैया कोई पनिशमेंट होता नहीं है वैसे। तो देखो, करेक्ट जुडिशियल एरर मतलब लोअर कोर्ट ने किसी प्रकार का जुडिशियल एरर, कोई गलती से या फिर कोई ऐसा जो है पनिशमेंट सुनाया दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए था, तो ये जो एरर है ये ठीक करने का पावर रखता है हाई कोर्ट। ये 3 तुमको लगा देना है, ठीक। अच्छा, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को कहता है कि भैया तेरा जो ये इनहेरिट पावर्स है ना, इसको यूज करने का कुछ प्रिंसिपल्स मैंने बता रहा हूं, तो उसको याद कर लेना। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, क्या है प्रिंसिपल्स? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैनॉट बी यूज्ड इफ ए स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रेमेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कोई तुम जो भी एक्शन लेने जा रहे हो
तुम्हारे एक्शन के अलावा अगर कोई अलग प्रकार के रेमेडी है, तुम्हारा कौन सा एक्शन, इनहेरिट पावर को यूज करने के अलावा अगर कोई ऑप्शन में है कुछ दूसरा रेमेडी अगर है तो उसको करो, ये बाद में करना। इनहेरिट पावर बाद में करना। क्यों बाद में करना होता है सर? क्योंकि भैया सुनना, लोअर कोर्ट ने किसी प्रकार का जजमेंट दे रहा है और हाई कोर्ट बार बार जाके सब जजमेंट कैंसिल कर रहा है, तो लोअर कोर्ट का जो जज है वो जज किस काम का फिर? लोअर कोर्ट में जज क्यों बिठाया अगर हाई कोर्ट को अपना इनहेरिट पावर यूज ही करना है हर केस में? तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बताया तब यूज करो जब नेसेसरी है, जब ऑलरेडी किसी प्रकार का रेमेडी है तो उसको यूज नहीं करना है। ठीक, अच्छा। मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली एंड कॉशियसली, मतलब हर जगह पे यूज नहीं करना है, स्पेयर करते जाना है, मतलब छोड़ते जाना है। चलो इस बार यूज नहीं करते, जो सीरियस टाइम आएगा तब यूज करेंगे, इस प्रकार से हर वक्त यूज नहीं करना है। ठीक है। कैनॉट ओवरराइड एन एक्सप्रेस लीगल बार, इसका मतलब ये होता है कि देखो, लॉ अगर क्लियर लॉ लिखा है, अगर लोअर कोर्ट पकड़ ले, पूरा जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से ही अगर वो काम कर रहा है, जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से अगर वो जजमेंट दे रहा है, तो हाई कोर्ट मन मर्जी से जाके उसको क्वॉश नहीं कर सकता। लोअर कोर्ट ने जो है वो लॉ के हिसाब से जजमेंट दिया है, तो हाई कोर्ट जो है ना, वो जो लॉ में लिखा है ऑलरेडी एक्सप्रेसली लॉ में मेंशन्ड है, लॉ लिखा है किसी भी क्राइम के लिए, उसके अगेंस्ट तो वो हाई कोर्ट जो है अपना इनहेरिट पावर यूज नहीं कर सकता। इस बात का याद रखना। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल यूज क्या है? वही है मैलिशियस अफेयर को क्वॉश करना, स्टॉपिंग विशेष प्रोसिक्यूशन। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि किसी लीगल बेसिस के बिना तुम अगर किसी सफिशिएंट बेसिस के बिना किसी भी प्रकार का जो है ना क्या कहते हैं इसको, एविडेंस वगैरह के बिना, किसी प्रकार का कोई बेसिस के बिना हैरस करने के लिए तुम केस प्रोसिक्यूशन चला रहे हो, तो वो वाला उसको स्टॉप करने के लिए। करेक्टिंग जुडिशियल एरर्स, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द एक्यूज। चलो, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है। अरेस्ट कैसे होता है सुनो, फटाफट करेंगे हम लोग। अरेस्ट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को कस्टडी में लेना। ठीक, द पर्पज ऑफ अरेस्ट इज ईदर टू प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ए ऑफेंस। ठीक है, कोई बंदा ऑफेंस करने जा रहा है, उसको रोकने के लिए तुम अरेस्ट कर सकते हो, या तो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए तुम अरेस्ट कर सकते हो। फिर आता है अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन परमिटेड। अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, लेकिन कब? पहला, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर। दूसरा, अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। समझ में? अब तुम देखोगे ना, कभी कभार क्या होता है, पुलिस जो है ना जाके उठा लेता है तुमको घर से, बहुत सारे लोगों को घर से उठा लेता है। क्यों उठाया लिया जा रहा है भाई? क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिला है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है कि तुमने किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। ठीक है, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला तूने किसी का मर्डर करके छुप रहा है, तो मैं सीधा जाके तेरे को पकड़ूंगा, मैं वारंट नहीं निकालूंगा, याद रखना। ठीक, चलो। ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। मेरे को पता है कि तूने जो ऑफेंस किया उस ऑफेंस के लिए 7 साल के सजा के ऊपर का सजा होता है, 7 साल के ऊपर का सजा तेरे को होगा, तो मैं तेरे को जाके सीधा अरेस्ट कर सकता हूँ विदाउट अ वारंट। ठीक है। अच्छा, फिर देखो, द ऑफिसर रीजन टू बिलीव द ऑफेंस इज कमिटेड एंड अरेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, मतलब ये 7 साल के सजा के अंडर बताया जा रहा है, टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इतना याद रखो। फिर नीचे आ जाओ, कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 7 years और डेथ। अगर तुमको पता चले एज अ पुलिस ऑफिसर, तुमको पता चले किसी ने इस प्रकार का क्राइम किया जिसके कारण वर्ष कॉग्निजेबल पनिशमेंट तुमको मिलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 7 साल के ऊपर का सजा भी मिल सकता है, तो भैया पकड़ लेंगे। प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, तुम एक ऑफेंडर हो। पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तुमने कोई प्रॉपर्टी स्टील कर लिया है। फिर ऑब्स्ट्रक्ट और एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, ठीक है, जेल से भाग चुके हो। डेजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये होता है कि तुम आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी का फोर्स छोड़ के भाग गए हो, ऐसा नहीं कि तुमने क्विट किया, तुम भाग गए हो, भगोरा हो। डेजर्टर का मतलब होता है भगोरा। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस तुमने किया है। बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट ब्रीचेस रूल्स ऑफ नोटिफिकेशन। रिलीज्ड कन्विक्टेड, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है लेकिन फिर भी तुमको छोड़ दिया गया है और तुमको बोला गया कि नोटिफिकेशन डेट पे आ जाना, प्रस्तुत हो जाना, लेकिन तुम प्रस्तुत नहीं हो तो तुमको पकड़ा जा सकता है। फिर देखो, when a requisition is received from another police officer specifying the cause of arrest,
कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर ने किसी तीसरे पुलिस ऑफिसर को बताया कि भैया इसको अरेस्ट करो, ठीक है, तो अरेस्ट हो सकते हो। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, ठीक है। द ऑफेंस इज पनिशेबल इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल लेस देन 3 years, द पर्सन इज इन्फॉर्म्ड ऑफ एज 60 years ऑफ एज। अगर 60 years के ऊपर का 60 years के ऊपर के एज का अगर कोई है और 3 साल के नीचे का अगर कोई है, 3 साल का अगर सजा उसको मिलेगा, ठीक है, द ऑफेंस इज पनिशेबल विद 3 साल का सजा, या फिर 60 years के ऊपर का अगर कोई बुराव है, ठीक है, तो आपको डीएसपी से परमिशन लेना होगा अरेस्ट करने से पहले, ठीक है, टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली की प्रोटेक्शन के लिए। फिर हम लोग सीधा इधर आ जाएंगे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस रीड कर लेना। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है? अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है बताओ फटाफट। हाँ जी, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट मस्ट क्लियर आइडेंटिफिकेशन की वो कौन है, उसका नाम मेंशन होना चाहिए, उसके बैज में लिखा होना चाहिए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसके पास होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, एक विटनेस सामने होना चाहिए, फैमिली मेंबर, जब उसका अरेस्ट हो रहा हो। काउंटर साइन होना चाहिए बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिस पर्सन को तुम अरेस्ट कर रहे हो वो साइन करके देगा कि हाँ वो अरेस्ट हो रहा है। इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अगर तुम घर में अकेले हो, तुमको अरेस्ट किया जा रहा है, तो तुम जो है अपने फ्रेंड या फिर किसी भी रिलेटिव को ये जानकारी दे सकते हो, इसका अधिकार है तुम्हारा, ठीक है। अपने मन मर्जी का एडवोकेट को तुम रख सकते हो, मीट एन एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस। 24 आवर्स के अंदर अंदर तुमको मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होगा, याद रखना। प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज डिटेंशन अप टू 15 days एट अ टाइम विद इन टोटल कस्टडी ऑफ 60 days एंड 90 days फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 10 years, फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट और दैट, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? डिटेंशन में रखने के लिए बोलेगा 15 days एट अ टाइम, ठीक है, विद इन टोटल कस्टडी ऑफ 60 days। अगर मतलब देखो नॉर्मली तो 15 days का तुम्हारे मैजिस्ट्रेट कह सकते हैं 15 दिन इसको रखो हिरासत में, ऐसे भी कह सकते हैं कि कस्टडी में रखो, डिटेन करो इसको 60 दिन के लिए फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 10 years और 90 days के लिए फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट और दैट। उसके बाद तुम्हारा सुनवाई तो होगा ही, वैसे भी सुनवाई होगा ही। चलो आगे देखो, क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकते हो? तुम्हारे सामने कोई क्राइम हो रहा है, क्या तुम उसको अरेस्ट कर सकते हो? हाँ। तुम पुलिस ऑफिसर हो? नहीं, लेकिन तुम अरेस्ट कर सकते हो, हाँ। उसको बांध के रख दो, बांध के रख देना ही अरेस्ट होता है, ठीक है। कि कौन से क्राइम के लिए? नॉन बेलेबल क्राइम के लिए, ठीक है। एनकॉग्निजेबल ऑफेंडर जो है वो सामने है, ठीक, ओके। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू पुलिस विद इन 6 hours। तो पकड़ लो, डेकॉइटी हो गया, तुम्हारे घर में किसी ने डाका डाल दिया, तुमने उसको पकड़ के रख दिया, ठीक है, क्या तुम पकड़ सकते हो? वो कॉग्निजेबल है? हाँ जी, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बताओ। हाँ जी, कॉग्निजेबल है भाई, नॉन अवेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है भैया, ठीक है। बहुत बड़ा क्राइम होता है ये, याद रखना। 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को दे देना, ऐसा नहीं घर में बांध के रख दो 6 साल के लिए, ऐसा नहीं। मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर तुमने किसी ऊट पटांग काम किया तो मैजिस्ट्रेट के सामने भी अरेस्ट हो सकते हो तुम, इस बात का याद रखना, ठीक है। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। फिर मैनर ऑफ अरेस्ट, टच हो सकता है अरेस्ट के समय पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नो टच ऑफ वुमेन, वुमेन को टच नहीं करना है, सिर्फ फीमेल पुलिस ऑफिसर आके लेकर जाएंगे उनको। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है तभी जाके वुमेन को टच करना, वरना वुमेन को टच नहीं करना होता है, ठीक। अच्छा, विमेन जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, मतलब शाम के 6 बजे के बाद सुबह के 6 बजे 4 बजे जो भी हो, ठीक है। रात के समय पे वुमेन्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। विमेन कैनॉट बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। अगर भैया मर्डर वर्डर कर लिया तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस तब तुम अरेस्ट कर सकते हो विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का परमिशन लेने के बाद। अगर कस्टडी से तुम निकल गए तो तुमको रीअरेस्ट हो सकते हो तुम, ठीक। अच्छा, फटाफट जाएंगे हम लोग समन एंड वारंट्स। समन सिंपल चीज है। समन का मतलब ये होता है कि तुमको बुला रहे हैं, आओ, प्रेम से बुला रहे हैं, आ जाओ, आके तुम अपना बयान दो, ये होता है समन। समन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर। अच्छा, ये रीड कर लेना, ये नॉर्मल प्रोविजन है, राइटिंग में होना चाहिए, सील होना चाहिए,
ठीक है, अब सीधा इधर आ जाओ। वारंट क्या होता है? वारंट मतलब अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय कोर्ट डायरेक्टिंग पुलिस टू अरेस्ट। पहले तुमका सम्मन होता है, तुमको प्यार से बुलाया जाता है, अगर तुम प्यार से नहीं गए, सम्मन से नहीं गए, तो तुमको अरेस्ट किया जाता है फिर। ठीक है। प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट का मतलब, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि अगर तुम भाग गए, तुम भगोरा हो, एब्सकॉन्डेड हो, तुम भाग गए, ठीक है, या तो तुम अपने आप को छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? रिटन प्रोक्लेमेशन देगा, ठीक है, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर इन प्रिस्क्राइब्ड प्लेस एंड टाइम। तुमको बोलेगा, न्यूज़पेपर में वो छाप देगा, कोर्ट बोलेगा कि भैया तुम इस जगह पे इस टाइम पे आ जाओ, नहीं आ रहे हो तो हम लोग अटैच करके सेल कर देंगे तुम्हारे प्रॉपर्टी को, अटैच करके सेल कर देंगे तुम्हारे प्रॉपर्टी को, याद रख लेना। ठीक है, चलो। सर्च वारंट एंड सीजर। सर्च वारंट क्या कोर्ट जो है वो दे सकता है? आंसर यस, सर्च इन स्पेसिफाइड प्लेसेस एंड सीज स्पेसिफाइड आइटम्स। अब ये क्यों होता है, सर्च एंड सीज क्यों होता है? अगर तुमको, अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव हो कि जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उसको म्यूटिलेट कर देगा, उसको जला देगा, बर्न कर देगा, कंसील कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कोर्ट इस प्रकार का ऑर्डर देता है। क्या, किस प्रकार का ऑर्डर? सर्च का एंड सीज का, सर्च करके सीज कर देना। ठीक है, सो ये समझ में आ चुका है। फिर हम लोग देखेंगे, सीधा हम लोग इधर जाएंगे। स्टॉलन प्रॉपर्टी एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या सर्च हो सकता है? आंसर है यस, ऑब्वियसली सर्च फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। ओके, फिर सीधा अदर आ जाओ, ये नॉर्मल चीज़ है। समरी ट्रायल पे आ जाओ। समरी ट्रायल, समरी ट्रायल क्या होता है? एग्जामिनेशन में बना के लिखना है। समरी ट्रायल एक प्रकार का फास्ट ट्रैक प्रोसीजर होता है जो माइनर ऑफेंसेस के लिए किया जाता है, क्योंकि आज के डेट पे अगर तुम कोर्ट में चले जाओ तो कोर्ट कचरे के चक्कर, पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग होता रहेगा। इसलिए समरी ट्रायल एक प्रकार का ये सोल्यूशन है जहाँ पे तुमको फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हारा केसेस सॉल्व होता है। ये क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कौन से केसेस में? समरी, जहाँ पे प्रूफ जो है ना वो इतना एविडेंट है कि वहाँ पे सुनवाई जो है ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रूफ इतना एविडेंट है, तो वो सारे जो है ना सीधा चला जाता है समन ट्रायल में। ठीक है, ओनली माइनर ऑफेंसेस, प्रोसीजर सिंप्लीफाइड, मैक्सिमम सेंटेंस हो सकता है 3 महीने का, रिकॉर्ड कीपिंग होगा, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स ओनली सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग। द मैजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर दैट द ट्रायल रिमेन्स फेयर, याद रखना। ठीक है, कौन कौन कर सकता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कोई भी ऑफेंसेस हो, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विथ मतलब कौन से ऑफेंसेस दैट मे बी ट्राइड समरली, मतलब समरली प्रोसीजर में कौन से ऑफेंसेस जा सकते हैं? जो ऑफेंसेस जो डेथ सेंटेंस में ना आए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ना आए, जो इम्प्रिजनमेंट अबव 3 साल का ना हो, थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, व्हेन द वैल्यू इन्वॉल्व्ड इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू 20,000, तो वो ऑफेंसेस दैट मे बी ट्राइड। ठीक है, ओके। फिर ऑफेंसेस अंडर लोकल लॉ वेयर मैक्सिमम पनिशमेंट इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू 3 years। ठीक, मैजिस्ट्रेट एक मैक्सिमम सेंटेंस जो समरी ट्रायल में वो दे सकता है 3 साल, 3 महीने का वो जो है सेंटेंस सुना सकता है। अब तुम सोचोगे सर 3 साल का सेंटेंस सुना सकता है, तो यहाँ पे ये हम लोग क्या कहते, 3 साल, ये तो 3 महीना है ना, 3 साल, फिर इतना, ये वाला, ये वो क्राइम है जो मैजिस्ट्रेट देख सकता है, सुन सकता है, ट्रायल में चल सकता है, समर ट्रायल में, लेकिन पनिशमेंट अल्टीमेटली तुमको 3 महीना ही दे सकता है मैजिस्ट्रेट, याद रखना। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का मतलब ये होता है, कंपाउंडिंग मीन्स द म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम whereby the victim agrees to withdraw the charges in exchange for certain terms। तुम जो देखते हो ना हिंदी मूवीज में, कभी कभार कहते हैं कि तुम जाके अपना केस वापस कर लो, तो ये क्या होता है? कंपाउंडिंग होता है, जहाँ पे विक्टिम जो है अपना केस वापस ले लेता है। ठीक है, किस कारणवश होगा सेटलमेंट उनके बीच में? कंपाउंडिंग विदाउट कोर्ट परमिशन। अच्छा, कौन से वो ऑफेंसेस है जहाँ पे कंपाउंडिंग तुम कर सकते हो, कोर्ट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, छोटे मोटी चीज जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तुमने किसी का बैल रोक लिया है, गाय रोक लिया है, डॉगी रोक लिया है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, डिफेमेशन, अडल्टरी, सिंपल थेफ्ट। ठीक है, तो ये सारे में कंपाउंडिंग हो सकता है। क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ, ये सारे केसेस में कंपाउंडिंग विथ कोर्ट्स परमिशन, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच, हाउस ट्रेसपास, मिसचीफ, कॉजिंग डैमेज अबाउट
अबव 50,000। अच्छा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे इन दो चीज़ों में। पहला है एडल्ट्री, दूसरा है हमारा चीटिंग में। तुम कहोगे कि सर अगर चीटिंग जो है, क्योंकि एडल्ट्री तो चीटिंग है, एडल्ट्री का मतलब चीटिंग होता है, तो ये वाला चीटिंग क्या है फिर? अगर एडल्ट्री चीटिंग है तो वो विदाउट कोर्ट परमिशन हम लोग सेटल कर सकते, तो चीटिंग यहाँ पे क्यों इंक्लूडेड है? यहाँ पे चीटिंग का इंक्लूड अलग अलग होता है, एडल्ट्री अलग, चीटिंग होता है, यहाँ पे अलग होता है। किसी को चीट करना, ये एडल्ट्री मतलब ये सेक्सुअली जो है रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो चीटिंग है इसमें तुम किसी को चीट करके नुकसान कर रहे हो। ये ऑफेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी। थेफ्ट अगर कर रहे हो तो क्या तुमको सजा मिल सकता है, याद रखना, ठीक है। पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। और थेफ्ट का मतलब क्या होता है? थेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्या हुस डिसऑनेस्टली रिमूव मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ अनदर्स पोजेशन, किसी दूसरे के पोजेशन से उसका प्रॉपर्टी लेके तुम अपने नाम कर लिए तो तुम क्या हो? थेफ्ट हो, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब समझ में आता है ना, घर जमीन जायदाद नहीं। मूवेबल मतलब कार चुरा लिया, बाइक चुरा लिया, पेन चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। पनिशमेंट कितना, 3 साल या फिर फाइन और बोथ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे फेमस है तुम्हारा यही कि फाइन कितना लगता है, पनिशमेंट क्या है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक्सटॉर्शन का क्या लगता है बताओ? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन फोर्सिंग ए पर्सन टू डिलीवर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी बाय थेफ्ट ऑफ इंजरी, पनिशमेंट लगता है 7 साल या फिर इम्प्रिजनमेंट। रॉबरी डेकॉइटी का 5 साल, ठीक है। रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन जॉइंटली, इसको कहते हैं हम लोग डेकॉइटी, और रॉबरी मतलब एक सिंगल इंसान भी हो सकता है, ठीक है। 10 साल का सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब डिसऑनेस्टली कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी एंट्रस्टेड टू यू फॉर योर ओन यूज़। इसका मतलब ये होता है कि मैंने तेरे को मेरा बाइक दिया चलाने के लिए, ठीक है, तू बाइक लेके अपने नाम कर लिया तूने बाइक को। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, पनिशमेंट 2 year। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पनिशमेंट 5 years, ट्रस्ट तोड़ना, ठीक है, ओके। जैसे कि बैंक का क्लर्क, ठीक है, बैंक का जो क्लर्क है, पैसा दिया तुमने जमा करने के लिए, बैंक का क्लर्क उसने अपने काम में यूज़ कर लिया वो पैसा। अच्छा, फिर आता है फ्रॉजरी एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें 7 साल का सजा। फ्रॉजरी फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसको, उससे छेड़खानी करना, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना। अच्छा, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट 7 साल का सजा। डिफेमेशन तेरे को पता है, बदनाम करना, मेकिंग और पब्लिशिंग अ स्टेटमेंट पब्लिकली, ठीक है। स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, हार्म द रेप्यूटेशन, मेड विद इंटेंट और नॉलेज, मतलब इंटेंशन से किया हो, ऐसा नहीं विदाउट इंटेंशन। पनिशमेंट 2 साल, कम्युनिटी सर्विस भी मिल सकता है, यहाँ पे ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है कम्युनिटी सर्विस। डिफेंसेस, नो ऑफेंसेस ऑफ डिफेमेशन इन केस ऑफ ट्रूथ ऑफ, इसका मतलब ये है एक्सेप्शन में आता है। डिफेंसेस का मतलब एक्सेप्शन भी आता है, याद रखना कि अगर डिफेमेशन में एक्सेप्शन क्या, अगर मैं सच बात बोलूँ, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, फेयर कमेंट करूँ, रिपोर्टिंग करूँ, ऑफ कोर्ट प्रोसिक्यूटिंग्स, कोर्ट में क्या फैसला है मैं सुना दूँ, ठीक है, तो तुम्हारा बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट का फैसला सुना रहा हूँ। गुड फेथ ओपिनियन, गुड फेथ से कर रहा हूँ। सेंसर बाय लॉफुल अथॉरिटी। फिर आता है आपका, सीधा इधर आ जाओ, ओके। ये तो जनरल एक्सेप्शन, मतलब दिस प्रोवाइड्स डिफेंस टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, सीधी बात है। एक्ट्स डन विदाउट मेंस रिया, जिसमें एक्सीडेंट आ जाता है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, नो लाइबिलिटी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, कंसेंट लेके तुमने काम किया हो, एक्ट विद द कंसेंट ऑफ ए पर्सन अबव 18 years, नॉट एन ऑफेंस इफ डन इन गुड फेथ, ठीक है। थ्रिफ्टिंग एक्ट, थ्रिफलिंग एक्ट, थ्रिफलिंग का मतलब होता है एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक। एन एक्सक्यूज इफ डन विदाउट इंटेंशन। प्राइवेट डिफेंस, अपने खुद की बॉडी के रक्षा के लिए, प्रॉपर्टी के रक्षा के लिए। एक्ट्स डन अंडर कंपल्शन और नेसेसिटी, मतलब जोर जबरदस्ती से तुमसे कराया गया है। एक्ट डन अंडर द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। नेसेसिटी, एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, बड़ा हार्म करने के लिए मैंने छोटा हार्म किया है, उसको प्रूफ करना होगा तुमको। इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में एक्सक्यूज लाइबिलिटी, वॉलेंटरी ड्रंकन इज नो डिफेंस। इंटॉक्सिकेशन मतलब समझ में आ रहा है, किसी को तुम धोखे से कुछ पिला दिए, धोखे से पिलाया है, ऐसा नहीं है कि उसने मन मर्जी से, अपने मन की खुशी से, मर्जी से पिया है, धोखे से पिलाया गया है, इंटॉक्सिकेट किया गया है, तो एक्सक्यूज है, सर मेरे को होश नहीं था, मेरे को किसी ने ये पिला दिया है। समझ में आ रहा है ये वाला चीज़।
अगर वॉलंटरी पी रहे हो तो कोई डिफेंस नहीं है इसमें। इंसेनिटी, अनसाउंड माइंड हो, पागल इंसान हो, माइनर है, बिलो 7 years नो लाइबिलिटी, बिटवीन 7 to 12 लाइबिलिटी ओनली इफ पर्सन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अगर तो नेचर समझ रहे हो एक्ट का तो पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, केस लॉ का डाइजेस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एंड सेक्शन वाइज टेबल चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बीएनएस एंड बीएनएसएस दोनों का, जो भी स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना चाहते तो ज़रूर ये एक बार रीड करके जाए। जितना तुमसे हो पाए उतना रीड करो। हर कुछ रीड करना नेसेसरी नहीं है, जितना तुमको इंपॉर्टेंट लगे उतना रीड कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। केस लॉ भी मैंने मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दिया है, सब तुम्हारा काम आसान कर दिया है। तो ये नोट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। वीडियो को अगर पसंद आया है, चैप्टर को समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फैमिली मतलब सीएस फैमिली दोस्तों। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो कल दोबारा फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेम टाइम, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो, रिक्वेस्ट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देना है।